ठीक है प्लीज। कोई ऐसा स्टूडेंट जो लास्ट क्लास में नहीं था? 1 2 3। फटाफट से बच्चों आप लोग एक चीज देख लो। लास्ट क्लास में जीडीपी एट एमपी का मीनिंग हुआ था, मीनिंग समझाया था कि जीडीपी का मतलब होता है कि जो भी आपकी कंट्री में क्या बनी है, फाइनल गुड्स बनी है, क्या बनी है, उनका कौन सा प्राइस, मार्केट प्राइस, और उस मार्केट प्राइस का समेशन, उस मार्केट प्राइस का समेशन। ठीक है जी। और ये ध्यान रखना सारा प्रोडक्शन कहां हुआ होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में। क्यों? क्योंकि जीडीपी में डोमेस्टिक वर्ड किसको इंडिकेट करता है, ग्रॉस वर्ड क्या इंडिकेट करता है, किस में भी क्या जुड़ा हुआ है, और प्रोडक्ट का मतलब कौन सा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। एमपी मार्केट प्राइस की डेफिनेशन सबको पता है, मार्केट प्राइस के अंदर क्या जुड़े हुए होते हैं, टैक्सेस, और टैक्सेस एक प्रकार की कैसी इनकम है। तो ध्यान रखना जीडीपी एट एमपी एक सही इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की क्या जुड़ी हुई है, ट्रांसफर इनकम जुड़ी हुई है, कई प्रकार की क्या जुड़ी हुई है, ट्रांसफर इनकम जुड़ी हुई है। ठीक है जी। अब हमें जीडीपी के जो 2 टाइप्स हैं वो सीखने, उनको सीखने से पहले एक वर्ड सिखा रहा हूं। क्या शब्द है बोलो, बेस ईयर। पीयूष याद है बेस ईयर क्या था, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। अगर जिसको याद हो बताने की कोशिश करना, जिसको नहीं याद है वो सुनने की कोशिश करिएगा। ठीक है। जिस ईयर में कोई इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस ना हुई हो, ये एक पॉइंट वैलिड है। जिसके बेस पर करंट ईयर के जो प्राइस एग्जैक्टली। बेस ईयर का मतलब होता है वो ईयर जिसका यूज हम करते हैं करंट ईयर को कंपेयर करने के लिए। क्या करने के लिए, किसको, करंट ईयर को। एक एग्जांपल जरा समझिए। मान के चलिए भी करंट ईयर क्या है हमारे पास, 2025 से 2026। ठीक है जी। इसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस है उनको कंपेयर करने के लिए, उनको क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए आपने एक ईयर यूज करा 2022 से 2023। कौन सा ईयर यूज करा, 2022 से 2023। तो 2022-23 को क्या बोला जाएगा, बेस ईयर। क्या बोला जाएगा, बेस ईयर। ठीक है जी। डन। फटाफट से डेफिनेशन लिखो पहले बेस ईयर की। बेस ईयर मींस base year means that year, base year means that year which is used to make comparison, which is used to make comparison with current year, with current year। ठीक है जी, ठीक, फुल स्टॉप। जिसका उपयोग क्या होता है, करंट ईयर को कंपेयर करने में, करंट ईयर को क्या करने में, कंपेयर करने में। ठीक है। अब एक बात जो पीयूष ने बोली थी वो भी लिख देते हैं, मैं पहले समझा देता हूं। बेस ईयर एक ऐसा ईयर होना चाहिए जो करंट ईयर के ना तो ज्यादा पास हो ना ज्यादा दूर हो। ना ज्यादा पास हो ना ज्यादा दूर हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो भी बेस ईयर हो ना उसमें किसी प्रकार के कोई मेजर चेंजेस ना हुए हो, मेजर चेंजेस ना हुए हो। अब मेजर चेंजेस ना हुए हो उसका मतलब क्या है कि जैसे 2020 को कभी भी बेस ईयर नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि 2020 में क्या आया था, कोविड आया था। क्या आया था सर, कोविड आया था। कोविड के कारण पूरी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी, गड़बड़ हो गई थी, बदल गई थी सर। तो 2020 कभी बेस ईयर नहीं बन सकता, 2016 कभी बेस ईयर नहीं बन सकता। क्यों? डीमोनेटाइजेशन हुआ था। क्या हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। इकोनॉमिक कंडीशन सारी बदल गई थी सर, इकोनॉमिक कंडीशंस सारी बदल गई थी। तो एक पॉइंट ऐड करो, नो मेजर इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस, नो मेजर इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस arise in base year।
बेस ईयर। ठीक है जी, अगला पॉइंट लिखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल ईयर और रेफरेंस ईयर। यहां पे इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल ईयर और रेफरेंस ईयर। ठीक है जी, तो ये होगी बेस ईयर की बातें। अब आते हैं हम इन दोनों शब्दों पर। वर्ड क्या है? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब होता है कि जिस जीडीपी की कैलकुलेशन आप बेस ईयर के प्राइस पे करो। किसके प्राइस पे करो? एक बार मैं कुछ एक एग्जांपल लिख रहा हूं, पहले वो समझना, फिर उसके बाद मीनिंग लिखेंगे। ठीक है जी, एग्जांपल देते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास जो गुड्स हैं, जो क्या है? गुड्स। जैसे सबसे ज्यादा कंजप्शन हमारा किसका हो गया? व्हीट, राइस, मिल्क, घी। ठीक है, अब इसकी क्वांटिटी क्या लगती है सर, वो जरा देख लेते हैं। मंथ में क्वांटिटी मान लो व्हीट की हमारे घर पे कितना कंजप्शन होता है? 30 किलो। राइस का मंथली कंजप्शन हो गया 10 किलो। मिल्क का मंथली कंजप्शन हो गया मान लीजिए 60 लीटर। और घी का मान लीजिए मंथली कंजप्शन हो गया 1 लीटर। ठीक है जी, 1 या 2 लीटर जो भी आपको ऐड करना हो लिख सकते हैं। डन। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं, लेकिन मैं प्राइस 2025-26 के ना लेकर 2025-26 के ना लेकर प्राइस कौन से लूं? बोलो, प्राइस कौन से लूं? 2022-23 के, क्योंकि 22-23 को हमने क्या माना है? बेस ईयर माने। 22-23 को हमने क्या माना है? बेस ईयर माना। तो ध्यान से जरा भी देखिएगा। हाँ जी, 2022 में व्हीट मान के चलिए कितना था? 28 रुपए किलो। कितना था सर? 28 रुपए किलो था। डन। राइस था मान के चलिए 2022 में 45 रुपए किलो। मिल्क था मान के चलिए सर 70 रुपए लीटर। और घी था 600 रुपए लीटर। ठीक है, तो अगर इनका टोटल बिठाएंगे 30 इंटू में 28 कितना बैठेगा? जरा मल्टीप्लाई करना। 28 56 56 90 में से 6 चले जाएंगे। 840 होगा ना शायद। ठीक है, उसके बाद एक बार देख लेना, अगर कहीं कैलकुलेशन हो रहा तो बता देना गड़बड़। ठीक है, 450 और 600। ठीक है, टोटलिंग करो जरा। 8 4 12, 12 और 42 54, 54 और 6 6000 हो गया, 6090। अब ये हमारे पास जीडीपी की वैल्यू आई, तो इस जीडीपी को क्या कहा जाएगा? बोलो भाई, क्या कहा जाएगा? क्यों कहा जाएगा इसको रियल जीडीपी? क्योंकि इसमें हमने जो प्राइस यूज करे हैं, प्राइस जो कैलकुलेशन में यूज हुए हैं, वो कौन से ईयर के हुए? 2025-26 के या 22-23 के? 22-23 के। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते समय जब आपने प्राइस बेस ईयर के लिए, तो इसको क्या कहा जाएगा? बोलो, क्या कहा जाएगा इसको? रियल जीडीपी। क्या कहा जाएगा? रियल जीडीपी। अब मेरे को एक बात बताओ, चलो वो बात की बात है, पहले मीनिंग लिखो फिर एग्जांपल लिखना, एक नॉमिनल जीडीपी हो जाए फिर उसके बाद बात करेंगे। लिखो जरा। रियल जीडीपी मींस, real GDP means that GDP which is calculated at base year prices, which is calculated at base year prices। ठीक है, डन। अभी एग्जांपल नोट करो जरा।
डन, ठीक है। आप लोग अभी लिखिएगा मत, मैं पहले इसको बना लूं, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी, अगली हेडिंग क्या अपने पास है? नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी वो होती है जिसकी कैलकुलेशन हम कौन से ईयर पे करेंगे? करंट ईयर के प्राइस पे करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन पे आएंगे, पहले वापस से जरा एक एग्जांपल इस पे बना लेते हैं। क्या क्या आइटम हमने वहां पे लिए? व्हीट, राइस, मिल्क और घी, है ना। डन। अच्छा, क्वांटिटी क्या है सर? 2000 जो हमने हमारे करंट ईयर में क्वांटिटी क्या चल रही? 30 थी। 10, मिल्क कितना? 60 लीटर और घी कितना? 1 लीटर। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मैं प्राइस लूंगा, प्राइस कौन से ईयर के लूंगा बोलो? करंट ईयर के प्राइस लूंगा ना। तो व्हीट मार्केट में चल रहा है सर 36 रुपीज के जी, राइस चल रहे हैं ऑन एन एवरेज 60 रुपए, मिल्क 78 चल रहा है, कुछ आइडिया है? 70, राउंड फिगर 80 कर देता हूं, ठीक है जी, कैलकुलेशन इजी रहेगी। ओके, घी हो गया सर 800 रुपए लीटर, यह हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी हो। अब मल्टीप्लाई करिए जरा सर फटाफट से। 36 दिया 108, 1080, 848, समेशन करिए जरा इसका, कितना हो गया? 1600, 1600 और 800, 2400, 24 और 48, 72, 72, 80। प्लीज ध्यान से देखेंगे जरा सब जने और जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन किसी एक से होगा लेकिन रिस्पॉन्स सब जने करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अर्जेंट, ठीक है, जाओ अटेंड कर लो। देखो, रियल जीडीपी की वैल्यू कितनी थी? 6090। नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कितनी आई? 7280। अब मेरे को एक बात का जवाब दो, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के मुकाबले बहुत ज्यादा नजर आ रही है, 1000-1200 के आसपास ज्यादा नजर आ रही है। तो आंसर क्वेश्चन पूछा रहा है क्यों, क्या वजह है जिसके कारण नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, रियल जीडीपी की वैल्यू कम आ रही है? बोलो। प्राइस, क्वांटिटी तो सेम ही है, क्वांटिटी तो सेम ही है। दृष्टि, क्वांटिटी क्या है बच्चे? सेम है। फर्क किस में आया है? प्राइस में फर्क आया है। और प्राइस घटे हैं बढ़े हैं? बढ़ गए हैं। तो जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसको इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि नॉमिनल जीडीपी हर साल बढ़ रही है, क्यों? तो आंसर आएगा किसके कारण? इन्फ्लेशन के कारण। किसके कारण? अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं, क्या नॉमिनल जीडीपी ऑलवेज बढ़ेगी? ऑलवेज बढ़ेगी? आंसर इज नो। कभी कभी कम भी हो सकती है। कब कम होगी? जब प्राइस कम हो जाए। प्राइस क्या हो जाए? अब प्राइस कौन से देशों में कम होंगे सर? जहां पे पॉपुलेशन क्या है? कम है। भारत जैसे देश में तो पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए प्राइस, इनको बोलना जरा लास्ट, इनको बोलो बच्चे, इधर देखो, प्राइस लगातार क्या होंगे? बढ़ेंगे।
लेकिन जो कंट्रीज जहां पे पॉपुलेशन क्या है काफी कम है, जैसे मैं बीच बीच में नाम लेता रहता हूं, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, लक्समबर्ग, इन कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत ना के बराबर है, तो यहां पे इन्फ्लेशन होने की बजाय डिफ्लेशन होता है, प्राइस बढ़ने की बजाय क्या होती है, कम। तो उन केसेस में क्या होगा, रियल जीडीपी ज्यादा होगी, नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट इंडिया जैसे देश में, पाकिस्तान जैसे देश में, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, यहाँ पे समय के साथ क्या हो रहा है, चीजें महंगी हो रही है, तो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी ज्यादा आएगी किसके मुकाबले, रियल जीडीपी के मुकाबले। क्या मेरी बात समझ आई? पहले नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग लिखो, और अगर इसको इस तरीके से आप इन मतलब बना सको नीचे ऊपर करके या आमने सामने तो बना लीजिएगा, अच्छा इंपैक्ट याद रहेगा। नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग लिखो पहले। नॉमिनल जीडीपी nominal GDP means that GDP which is calculated at current year prices, which is calculated at current year prices। ठीक है जी, which is calculated at current year prices, full stop। आगे लिखिएगा nominal GDP increase because of inflation, और इन्फ्लेशन, मेरे को एक बात बताओ, समाज के लिए अच्छा है बुरा है? वंशिका, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई समाज के लिए अच्छी चीज है बुरी चीज है? अगर अच्छी है तो क्यों है, और बुरी है तो क्यों बुरी है? सोचो, दिमाग लगाओ। बुरी है, यहां पे आप ठीक हो, क्यों बुरी है सर इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई क्यों बुरी है समाज के लिए? सॉरी, गरीबी ज्यादा है। ओके, और कौन? गौरव, महंगाई समाज के लिए बुरी है, इतना तो समझे। क्यों बुरी है, क्यों बोलेंगे हम बुरी है? एम्प्लॉयमेंट। ओके, आप महंगाई से क्या इंपैक्ट आता है समाज में? नीड्स, लक्ष्य। वो सिंपल से यार, महंगाई क्या करती है, परचेजिंग पावर कम कर देती है, परचेजिंग पावर, और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा। तो ये शब्दों का यूज करना है, इसलिए बुरी है क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या शब्द बोले थे एक बार मेरे को बताना। विच लीड्स टू डिक्रीज इन, आगे लिखो, विच लीड्स टू डिक्रीज इन purchasing power and standard of living, which leads to decrease in purchasing power and standard of living, which leads to decrease in purchasing power and standard of living। अभी आप ये एग्जांपल बना लीजिए जरा।
कर लिया। इसके बाद एक छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन है, लिखिए जरा इसके ऊपर। विच जीडीपी consider good indicator of social welfare? Which GDP consider good indicator of social welfare? कृतिका, क्या इसका आंसर दोगे? 2 जीडीपी है, दोनों में से कौन सी समाज के लिए ज्यादा बेहतर इंडिकेटर मानी जाएगी, रियल और नॉमिनल? दिमाग लगाओ, बड़ा सिंपल है कृतिका, अपने लेवल से इतना नीचे मत जाओ कि आप इसका भी आंसर ना दे पाओ। नॉमिनल हर साल क्या हो रही है? बढ़ रही है। किसके कारण बढ़ी? इन्फ्लेशन अच्छी बात है समाज के लिए, तो फिर क्या बचा? रियल की वैल्यू कब बढ़ेगी अंश राणा? रियल की वैल्यू कब बढ़ेगी, रियल जीडीपी की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब प्राइस या क्वांटिटी किस में चेंज आएगा? प्राइस तो डियर देखो सेम रहेंगे ना, बेस ईयर के प्राइस सेम रहेंगे रियल में। रियल की वैल्यू तब बढ़ सकती है जब किस में चेंज आए? क्वांटिटी में चेंज आए। और नॉमिनल की वैल्यू किसके कारण बढ़ती है? प्राइस के कारण बढ़ती है। किसके कारण बढ़ती है? प्राइस के कारण। तो लिखो जरा आंसर लिखो। रियल जीडीपी is the better indicator of social welfare because its value will increase only when there is increase in quantity, ठीक है जी, increase in quantity, while इरफान nominal GDP increase due to inflation, and inflation is not a good sign of welfare। ठीक है जी, आया समझ में? ठीक है जी, करेक्ट है। अब ये दोनों जो हमने जीडीपी पढ़ी, इसका यूज कहां पर होता है वो चल रहे हैं सर, उसको देखने चल रहे हैं। एक वर्ड होता है क्या नाम है भाई, पढ़ो, जीडीपी डिफ्लेटर। क्या नाम है? ये टॉपिक होता है। अब ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये काम कैसे करता है सर? तो जो भी आपने क्या निकाली, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू में 100, करेक्ट है जी। अब एग्जाम्पल जरा समझिए, लिखिएगा मत अभी प्लीज। नॉमिनल जीडीपी मान के चलो कितनी है? 650 करोड़ नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी कितनी है मान के चलो? 500 करोड़। अब अगर हम यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं 650 बटे में 500 इंटू में 100, 5
13 पंजे 65 यानी कि 130। अब ये 130 आया ना सर, 130 क्या इंडिकेट करता है कि जो चीज बेस ईयर में, अच्छा एक बात बताओ, परसेंटेज को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम लोग? 100 से। कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 100। मैक्सिमम परसेंटेज 100 रह सकती है। तो जो चीज बेस ईयर में कितने रुपए की थी भाई? 100 रुपए की थी ना, वो करंट ईयर तक आते आते कितने रुपए की होगी सर? 130 रुपए की होगी। कितने रुपए की होगी? 130 की होगी। जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें महंगाई कितने परसेंट बढ़ गई? 30% बढ़ गई। क्या बढ़ गई? महंगाई 30%। जैसे मैंने वर्ड यूज करा भी, महंगाई कितने परसेंट बढ़ गई? 30%। इसी कारण से जीडीपी डिफ्लेटर का दूसरा नाम क्या पड़ जाता है? प्राइस इंडेक्स। क्या पड़ जाता है भाई दूसरा नाम? प्राइस इंडेक्स। तो अगर कभी आपसे कोई पूछता है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, तो जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जीडीपी में क्या चेंज आया है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जीडीपी में क्या चेंज आया है। और जीडीपी में निखिल सर जो चेंज आया होगा, लिख लेना बाद में, जीडीपी में जो चेंज आया होगा किसके कारण आया होगा? इन्फ्लेशन के कारण। किसके कारण आया होगा? इन्फ्लेशन के कारण। तनिष्क देख रहा है निखिल को तू? ठीक है कि नहीं? डन। अब जरा ये फॉर्मूला लिखो और फिर मीनिंग लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखो, बस यही तक लिखना, ये फॉर्मूले तक ही लिखना। ठीक है, उसके बाद मीनिंग लिखवाता हूं। डन। लिख लिया फॉर्मूला इतना? क्या कह रहे हो? प्राइस इंडेक्स, हाँ वो लिखना है। लिखो जरा। जीडीपी डिफ्लेटर मींस, जीडीपी डिफ्लेटर मींस जीडीपी डिफ्लेटर मींस परसेंटेज रेशो बिटवीन किस किस के बीच में? अच्छा ये देखना, मैंने क्या वर्ड बोला भी पीयूष? मैंने क्या वर्ड बोला? परसेंटेज रेशो। परसेंटेज रेशो क्यों बोला? क्योंकि बटे में है तो रेशो है, और मल्टीप्लाई किससे है तो क्या हो गई? परसेंटेज हो गई। तो परसेंटेज रेशो है ये किस किस के बीच का? बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ठीक है, डन। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स because it measure the changes in GDP. It measures changes in GDP which arise due to, हाँ जीडीपी में चेंज किसके कारण आया था? which arise due to change in price, which arise due to change in price। ठीक है जी, डन। अब 1 मार्क के न्यूमेरिकल्स के फटाफट से देखो भाई। इसमें अगर आप नोटिस करो तो कितने टर्म्स हैं? 1 2 3, 3 टर्म्स हैं। एक तरफ जीडीपी डिफ्लेटर लिखा हुआ है, एक तरफ नॉमिनल और एक तरफ रियल। अब एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं सर, कहता है बताओ प्राइस इंडेक्स कितना होगा अगर रियल जीडीपी 400 है और नॉमिनल जीडीपी, पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी है। नॉमिनल जीडीपी कितना है? 560 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्राइस इंडेक्स 125 है, रियल जीडीपी 500 करोड़ है, तो बताओ नॉमिनल जीडीपी कितनी होगी?
एक मिनट बचे। संजय के साथ कौन है लिंक पे? क्या नाम है आपका? भाई फीस कब आएगी आप लोगों की? बताओ। निखिल आदित्य प्लीज, ठीक है। वंश गणेश कोई इसका होने वाली। हाँ ऑनलाइन आई है इनकी एंट्री। डन। ओके प्राइस इंडेक्स 140 आया होगा। यहाँ पे आंसर कितना आया होगा? 625। और यहाँ पे कितना आया होगा? 600। अब कैसे आया आंसर वो जरा देख लेंगे भाई। जिन बच्चों ने कर लिया बहुत बढ़िया, जिनसे नहीं हुआ वो जरा समझेंगे। प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला बोलो भाई। नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी इनटू में 100। नॉमिनल की वैल्यू 556 तो 560 सॉरी 400 4 140। क्या इंडिकेट हो रहा है यहां पर? कोई चीज जो 100 रुपए की थी, ध्यान रखना बेस ईयर हमेशा कितने की कंपैरिजन में बात करता है? 100, क्योंकि परसेंटेज मैक्सिमम कितने से मल्टीप्लाई होती है भाई? बोलो 100 से। तो ध्यान रखना कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए और पूछे कि बताओ यहां पर ये प्राइस इंडेक्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि जो चीज कभी 100 रुपए की थी बेस ईयर में वो आज कितने की हो गई है, और महंगाई कितने % बढ़ गई है? 40% महंगाई बढ़ गई है। ठीक है जी, डन। वैसे आपका आंसर इसमें यहीं तक है, लेकिन अगर पूछ ले तो वो बताना जो मैं आपको एक्स्ट्रा में बोल रहा हूं। प्राइस इंडेक्स नॉमिनल बटे में रियल इंटू में
100। हाँ जी, प्राइस इंडेक्स कितना? 125। नॉमिनल निकालना है, रियल की वैल्यू कितनी है? 5 मल्टीप्लाई होगा 625 नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, यहां पर जीडीपी डिफ्लेटर बोल दो या प्राइस इंडेक्स बोल दो, जैसे यहां पे जीडीपी डिफ्लेटर लिखा है तो वो लिख देते हैं। नॉमिनल रियल इनटू में 100। हाँ जी, जीडीपी डिफ्लेटर कितना सर? 115। नॉमिनल कितना? 690। रियल निकालना इनटू में 100। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। छह पे जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना रहेगा? 600। तो रियल जीडीपी कितना हो गया सर? 600। कभी कभी सेम क्वेश्चन 1 मार्क में भी आया हुआ और सेम क्वेश्चन ही यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी दे रखा है। ठीक है, अगर जिस टाइम 3 मार्क्स में आएगा तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि 3 मार्क्स में आपका टाइम बड़ा सेव हो जाता है। अगर इतनी कैलकुलेशन करने को आ गई तो टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता है सर, लिखना नहीं पड़ा क्योंकि 2 स्टेप में क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। डन। ये था जीडीपी का मीनिंग, जीडीपी के टाइप्स और कौन सा जीडीपी बेटर इंडिकेटर है समाज के लिए। तो आंसर इज रियल जीडीपी, क्योंकि उसकी वैल्यू सिर्फ कब बढ़ेगी? जब किसमें इंक्रीमेंट होगा? क्वांटिटी में। जब किसमें इंक्रीमेंट होगा? क्वांटिटी में। जबकि नॉमिनल जीडीपी हर साल बढ़ती है क्योंकि क्या बढ़ रही है? और प्राइस समाज कल्याण का सही सूचक नहीं है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? अब हम लोग चल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। किसके ऊपर? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो बच्चे पहले से ही आ रहे हैं, जिन्होंने सारे लेक्चर अटेंड करे हैं, उनको याद होना चाहिए कि नेशनल इनकम का सिंबल क्या है? NNP@FC। क्या सिंबल है भाई? NNP@FC। अब NNP@FC क्या है जरा देख लो, फुल फॉर्म इसकी लिख देते हैं भाई। पहले नंबर पर N है तो मतलब क्या बनेगा? नेट। दूसरे नंबर पर N है तो क्या बनेगा? नेशनल। तीसरे नंबर पर P है, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट और FC स्टैंड फॉर फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, डन। अब आप लोगों से थोड़ी सी नॉलेज याद दिलाई जाए आपको। इन इंडिया, भारत में सबसे पहली बार नेशनल इनकम की काउंटिंग या जीडीपी की काउंटिंग या पर कैपिटा इनकम की काउंटिंग किसने करी? बोलो। दादा भाई नौरोजी। नाम बोलो। दादा भाई नौरोजी। सर याद रखिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 के टाइम पीरियड में पहली बार जीडीपी और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन हुई। नेशनल इनकम पीसीआई की फुल फॉर्म, पीसीआई की फुल फॉर्म बोलो, पर कैपिटा इनकम। और आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ बच्चों को शायद हो सकता है पता हो कि पर कैपिटा इनकम उस वक्त, उस दौर में कितनी आई पूरी एनुअली? 1 साल की कितनी इनकम आई? 20 रुपए। लेकिन ये बात कब की है सर? ध्यान रखो, आज से लगभग 160-170 साल पुरानी बात है कि एक व्यक्ति सालाना कितना कमाता था? 20 रुपए। क्योंकि सर उस वक्त मोस्ट ऑफ द चीजें बार्टर सिस्टम पे वर्क करती थी। किस पे वर्क करती थी? तो मनी का सही सर्कुलेशन था नहीं। आज तो हर चीज मनी में, बार्टर सिस्टम है ही नहीं, ना के बराबर है। 0.001% कहीं होगा तो होगा, वरना 99.99% मनी सिस्टम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सिर्फ डेटा याद रखने के लिए है कि पर कैपिटा इनकम कितनी आई थी? 20 रुपए आई थी। ठीक है कि नहीं? किसने निकाली थी बोलो भाई?
दादा भाई नरोजी। कब? ठीक है। आज के टाइम पे प्रेजेंटली आज के टाइम पे नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करते हैं? नेशनल इनकम कैलकुलेट बाय उज्जवल, आइडिया है कुछ कि कौन कैलकुलेट करता है? कैलकुलेट बाय CSO। कौन कैलकुलेट करता है भाई? सर CSO की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है भाई? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे बीच में वर्ड क्या है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? भारत के अंदर एक मंत्रालय है, शायद आप लोगों ने कभी नाम ना सुना हो, आज पहली बार सुनने जा रहे हो। भारत के अंदर एक मंत्रालय है, मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो भारत के अंदर किसको कैलकुलेट करवाता है सर? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करवाता है। किसको कैलकुलेट करवाता है? और ये जिम्मेदारी उसने किसको दे रखी है? एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, CSO। समटाइम्स समवेयर आप लोगों को हो सकता है CSO की जगह पे क्या मिल जाए? NSO। क्या मिल जाए? तो यहां पर ये जो C है ना, यानी कि सेंट्रल है, वो किससे रिप्लेस हो जाता है? नेशनल से। किससे रिप्लेस हो जाता है भाई? तो ध्यान रखना, कभी मान लो MCQ है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया, वहां पे CSO नहीं है, NSO मिल गया। क्या मिल गया? तो वो टिक लगा देना सर, ठीक है कि नहीं? डन, ये चीज हो गई। ठीक है, ओके, आगे थोड़ा सा चलते हैं। और अब एक इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है भाई? 3। सबसे पहले चीजों का क्या होता है? बोलो भाई। प्रोडक्शन। जैसे मैं भी आप लोग के लिए अपनी सर्विसेज का क्या कर रहा हूं? प्रोडक्शन कर रहा हूं। JMS में जितने भी बच्चे बैठे हैं इस वक्त अभी, चाहे मैथ्स में, चाहे इको में, चाहे 9th में, वो सब जने या वो जितने भी टीचर्स हैं, वो सब टीचर्स क्या कर रहे हैं? उन स्टूडेंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले क्या होता है? सर्विसेज का प्रोडक्शन। ये हो गया हमारी साइड से। आप लोग इसको क्या कर रहे हो? हमारी सर्विसेज को आप लोग क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। तो क्या हो गया? कंजप्शन। क्या हो गया? कंजप्शन। इसी तरीके से आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं, वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, और वहां पे जो प्रोडक्शन बनाया जा रहा है, जूते, चप्पल, मोबाइल, टीवी, कार, AC, फ्रिज, उन सबको आप लोग क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो। याद है मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बताया था, फर्म सेक्टर प्रोडक्शन करती है और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? कंजप्शन करता है। करेक्ट है। तो मैंने प्रोडक्शन करा, आपने क्या करा? अभी मैम आई थी, मैम ने आप लोगों से किस चीज के लिए बोला था? फीस के लिए बोला था। किसके लिए बोला था? फीस के लिए। अब सोचो फीस क्यों बोली जा रही है, दिमाग लगाओ कि जब फीस कलेक्ट होगी तभी बाकी सारे टीचर्स को सैलरी मिलेगी, मकान मालिक को रेंट मिलेगा, बिजली का बिल भरा जाएगा, सफाई वाले को सफाई वाले को सैलरी मिलेगी, रिसेप्शनिस्ट की सैलरी जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब आप लोग कंजप्शन करते हो तो उसके बाद आप लोग क्या करते हो? उसके लिए पेमेंट करते हो। क्या करते हो? और वो पेमेंट सामने वाले को, अच्छा आपके लिए खर्चा है, मेरे लिए क्या है? एक व्यक्ति का खर्चा, दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। करेक्ट है जी। तो इसीलिए तीसरी स्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इनकम आएगी तो कंजप्शन होगा तो पैसे भरेंगे। अब ये मंथ कंप्लीट हो गया, अगले महीने में फिर क्या करूंगा चीजों का? आप लोग फिर क्या करोगे? फिर क्या होगा? पूरा साल खत्म हो गया, अगले साल फिर मैं क्या करूंगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 होती हैं और ये तीनों एक्टिविटी हमेशा कंटिन्यू रहती है। क्या रहती है? कंटिन्यू रहती है। इन्हीं के बेसिस पे पूरे वर्ल्ड के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड डेवलप किए गए। कितने मेथड डेवलप किए गए? 3। कितने मेथड है? 3। ठीक है सर। जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर मेथड डेवलप किया गया है आउटपुट मेथड भी बोल सकते हो इसको, और प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बोलो। आउटपुट मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। जहां पे लोग कंजप्शन कर रहे हैं, वहां पे कंजप्शन करे तो उनके लिए वो पैसा क्या है? खर्चा है। क्या है?
तो इसके लिए कौन सा मेथड हो गया, ये एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। अब जब आप लोग खर्चा कर रहे हो लेकिन हमारे को किस रूप में मिल रहा है, इनकम के रूप में, तो तीसरे मेथड का नाम हो गया बोलो भाई इनकम मेथड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आखिरी चीज समझते हैं फिर उसके बाद रोकेंगे क्लास को। मैंने एक बच्चे को, भाई मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मेरे को लगता है कि मैं अपनी सर्विसेज मंथ की 800 रुपए की प्रोड्यूस कर रहा हूं, करेक्ट है? तो मैंने प्रोडक्ट कितने का बनाया, आप लोगों ने कंजप्शन कितने का करा, आप लोग खर्च कितना करोगे, 800 करोगे। तो जब आप 800 रुपए खर्च करोगे तो मेरे को 800 रुपए क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं इस बात में कि अगर हम तीनों मेथड में से किसी से भी नेशनल इनकम निकालेंगे, तीनों मेथड में से किसी से भी नेशनल इनकम निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। पेपर में अगर ये क्वेश्चन मान लो 10 बार है ना, तो 10 में से इन दो मेथड को ज्यादातर बोलता है, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। इनको दे देगा, कहेगा एक्सपेंडिचर मेथड से और इनकम मेथड से क्या निकालो, नेशनल इनकम निकालो। क्या निकालो, नेशनल इनकम निकालो। ठीक है जी, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। तो अगर मान के चलो इनकम मेथड से आंसर आ रहा है 800, तो एक्सपेंडिचर से भी कितना आना चाहिए, 800। अगर अलग आ गया आंसर तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। कितने मेथड है हमारे पास, तीनों से नेशनल इनकम क्या आएगी, सेम आएगी, करेक्ट है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसको ऐड करना है, किसको माइनस करना है, ये सारी बातें होंगी अगली क्लास में, जिसको हम लोग कौन से मेथड के साथ शुरुआत करेंगे, आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, बहुत सारे नाम है इसके, अगली क्लास में समझाऊंगा। आप लोग नोट कर लो इसको, उसके बाद जा सकते हैं आप लोग।